आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 ए को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हाल ही में ये अनाउंस किया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारतीय वायुसेना को 5 तेजस मार्क 1 ए फाइटर एयरक्राफ्ट हैंडओवर कर दिए जाएंगे। तो उसी क्रम में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्निकली तो ये एयरक्राफ्ट रेडी हैं, लेकिन अभी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं फाइनल जो होने बाकी हैं, और उनके होने के बाद ही जो एयरक्राफ्ट है ये फाइनली इंडक्ट किया जाएगा। हालाँकि वैसे तो यहाँ पर कोई डिले की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर डिले होती भी है तो वो स्लाइड 1-2 हफ्ते की डिले होगी, जिसको बाद में कवर अप कर लिया जाएगा। यहाँ पर उम्मीद तो यही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारतीय वायुसेना, जो कि तेजस मार्क 1 ए का एक लंबा इंतजार कर रही है, वो इंतजार खत्म हो जाएगा और इस समय पूरा देश टकटकी लगाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ देख रहा है कि कब तक ये डिलीवरी पूरी होती हैं। हाल ही के दिनों में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुईं, जो कि मुख्यतः इनके रेंज इंक्रीमेंट पर आधारित थी, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि किस प्रकार से अथक परिश्रम के बाद उन्होंने जो अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 का रेंज इंक्रीमेंट है वो किया है। और निसंदेह अगर देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना के हित की बात है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में भारत के फ्रंट लाइन फाइटर्स के मेन बीबीआर कॉम्बैट पैकेज का हिस्सा बनने वाली हैं। लेकिन इसी बीच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन को लेकर के भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 का इंटीग्रेशन चरणबद्ध तरीके से राफेल फाइटर्स में किया जाएगा और इनके ट्रायल्स की शुरुआत जो है वो 2028 से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 2028 से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में जो अस्त्र मिसाइल का ट्रायल है वो किया जाएगा। क्रमशः यहाँ पर अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 दोनों के इंटीग्रेशन की बात कही गई है, और इस समय ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भारत राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस स्ट्राइक पैकेज से इक्विप कर रहा है, ताकि भारत की जो विविधता है उसको देखते हुए इनके पास बहुत सारे जो विकल्प हैं वो उपलब्ध हों। जैसे कि हम सब ने हाल ही में डिस्कस किया कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपना जो फोकस है वो डिफेंस से आगे बढ़ करके जो सिविलियन मार्केट है उस पे केंद्रित कर रही है, और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत की जो बढ़ती सिविलियन मार्केट है उसका भी एक अंदेशा लगा लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का अंदेशा लगाते हुए ये कहा कि आने वाले भविष्य में उनका जो ध्रुव एनजी यानी सिविलियन हेलीकॉप्टर है, बेसिकली ये तकरीबन 200 से लेकर 300 यूनिट का जो ऑर्डर है वो पा सकता है। यहाँ पर एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने कंफर्म कर दिया कि वैसे तो इस समय ध्रुव की प्राथमिकता इंडियन आर्म फोर्सेज होने वाली हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उन्हें डोमेस्टिक मार्केट से तकरीबन 200 से लेकर 300 हेलीकॉप्टर्स के भविष्य में जो ऑर्डर्स हैं उनकी उम्मीद है। हालांकि वो एक्सपोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई इमीडिएट प्लान इनको एक्सपोर्ट करने का नहीं है। इस समय ध्रुव एनजी को एक मॉडर्नाइज और ज़्यादा कैपेबल सिविलियन डेरिवेटिव, जो कि एचएएल के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फैमिली का है, उसके तौर पर प्रदर्शित किया गया है, और तमाम जो यूजर्स हैं उन्होंने अपना जो विशेष इंटरेस्ट है ये व्यक्त किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है S-500 प्रोमीथियस को लेकर के। एक लंबे अरसे तक उठापटक के बाद S-500 प्रोमीथियस को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर रूस की तरफ से इसको फाइनली ऑपरेशनल कर दिया गया है। जी हाँ, S-500 प्रोमीथियस कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इसे लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल के अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक वेपनरी है उनको इंटरसेप्ट करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, और ये नियर स्पेस टारगेट को भी हिट कर सकता है। यानी कि ये एयर डिफेंस के साथ साथ मिसाइल डिफेंस और स्पेस डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। रूस ने इसको फिलहाल तो ऑपरेशनल कर दिया है, और अब इन्हें भारत की दरकार है। जी हाँ, रूस ने भारत का नाम ऑलरेडी यहाँ पर जोड़कर देखना शुरू कर दिया है, और कई बार इसके ऑफर की बात भी सामने आई थी। हालांकि ये इमीडिएट कदम भारत का भी नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी हैं, लेकिन रूस इस समय वाकई इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत को वो इन्हें एक्सपोर्ट करे। और रूस मानता है कि इसके आने के बाद भारत की जो हाइपरसोनिक वेपन के अगेंस्ट और बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना है कि भारत इनको लेकर इंटरेस्टेड है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक खुशखबरी है, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आई है। भारतीय नौसेना में तकरीबन 1 साल तक ग्राउंडेड रहने के बाद जो ध्रुव एएलएच का नेवल वेरिएंट है, यानी नेवल एएलएच ध्रुव, उसको लेकर एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स के वापस ऑपरेशनल होने की बात की जा रही है।
इसमें कुछ समस्याएं थी, जिनमें सबसे क्रिटिकल समस्या थी इनके ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिसका एक अहम हिस्सा होता है श्वास प्लेट असेंबली। और श्वास प्लेट असेंबली वो सिस्टम है जो पायलट के हाथ की मूवमेंट को रोटर ब्लेड्स की मूवमेंट में बदलता है, और उसमें ही कुछ डिफेक्ट था जिसको अब दूर कर लिया गया है। पूरे सेक्शन को रीडिज़ाइन करके उनको वैलिडेट किया जा रहा है। हालाँकि इनके वापसी की टाइमलाइन की बात करें, तो टाइमलाइन काफ़ी शॉर्ट रखी गई है, जहाँ पर एचएएल की तरफ से ये कहा गया, खासकर एचएएल सीएमडी ने ये कन्फर्म कर दिया ऑफ़िशियली कि मार्च 2026 तक जो अपग्रेड है ये पूरे हो जाएँगे। अप्रैल 2026 में क्लीयरेंस पूरा हो जाएगा, और इसके बाद जो नेवल ध्रुव हैं, इनको फ़ेज़्ड मैनर में रिटर्न ऑपरेशन में लाया जाएगा, और यहाँ पर अब किसी प्रकार का हादसा नहीं होगा। इसको भी एचएएल की तरफ से इंश्योर किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर के बयान को लेकर। डॉक्टर समीर वी कामत सर ने जो भारत की लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है, जहां पर डॉक्टर डीआरडीओ चीफ ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमने ऑलरेडी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के 2 डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा कर लिया है, और बहुत जल्दी तीसरा जो डेवलपमेंटल ट्रायल है ये पूरा किया जाएगा। एक बार जैसे ही ये डेवलपमेंटल ट्रायल पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल है उनके लिए इस मिसाइल को हैंडओवर किया जाएगा, और उसके बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएँगी तो फिर इन मिसाइल्स को इंडक्ट किया जाएगा सर्विस में। फिलहाल इसका जो एंटी-शिप वेरिएंट है भारतीय नौसेना के लिए, इस पर ही काम चल रहा है, और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडियन आर्मी के लिए भी एक जो सेपरेट वेरिएंट है वो तैयार कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर भविष्य में, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट यूज़ किया गया था, तो क्या हमें जो लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट है, उस पे भी काम होता दिखाई पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है कि हम तीसरे डेवलपमेंटल ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट करें, और जो यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल है उसको पूरा करें। उन्होंने कहा इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक काफ़ी मैसिव मिसाइल है, और अगर आप इसके एयर लॉन्च वेरिएंट पर बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इतना समझते हैं कि इसमें हमें कई सारी चीज़ों को मिनिएचराइज़ करना पड़ेगा, छोटे साइज़ का करना पड़ेगा, और उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम जो है वो सँभाला जाएगा या शुरू किया जाएगा, जो कि अभी इनिशियल स्टेजेज़ में है, लेकिन वो चीज़ें हमें बाद में देखने को मिलेंगी। पहले जो प्राइमरी 2 वेरिएंट हैं, ये तैयार किए जाएँगे। उन्होंने इनकी संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी उस पे अपडेट्स जो है वो मिल जाएँगी। लेकिन फिर भी एयर लॉन्च वेरिएंट के लिए आपको थोड़ा जो अभी इंतज़ार है वो करना पड़ेगा। हालाँकि उनके प्लान का ये हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये सबसे अंतिम स्टेज में हमें होता दिखाई पड़ेगा जब दोनों वेरिएंट ऑपरेशनल हो जाएँगे तब। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डीआरडीओ चीफ के बयान को लेकर आ रही है, और ये अपडेट है कावेरी इंजन प्रोग्राम से जुड़ी हुई। कावेरी इंजन प्रोग्राम से जुड़ी ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है, जहां पर उन्होंने अपनी टिप्पणी के दौरान ये कहा है कि इस समय जो कावेरी इंजन है वो 73 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पा रहा है, और अभी फ़िलहाल ये हमारे जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए उनका ये मानना है कि फ़िलहाल जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल तक सीमित रहेगा, और अभी हम उसी को ध्यान में रख कर के आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इंडिजिनस इंजन पर काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो तेजस में कावेरी इंजन इंटीग्रेशन का सफ़र है, वो एक लंबा सफ़र है, और उसमें अभी समय लगने वाला है। यानी ये चीज़ें शायद हमें पहले से भी पता थी कि मौजूदा जो कावेरी इंजन है, ये फ़िलहाल जो तेजस है हम उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये 72 किलोटन का जो थ्रस्ट है, वो सफिशिएंट नहीं है। तेजस के लिए कम से कम 83 से 85 किलोटन के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भविष्य में शायद कावेरी का कोई दूसरा इंजन विकसित होता नज़र आए। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।